हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनीष मित्तल, सीनियर कंसल्टेंट एंड इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एट कोकुन हॉस्पिटल, जयपुर। This is indeed a great moment of joy when you hear the news that your preterm baby, who was admitted in an ICU for quite long number of days, is now getting discharged. But simultaneously, the new parents are very apprehensive also as to how to care for your premature baby at home. So I would like to just give you some important tips about this. The first and foremost being कि आप अपने डॉक्टर से डिस्चार्ज होने से पहले बैठ के डिटेल में उनका डिस्चार्ज प्लान डिस्कस करें कि कब आपके बच्चे का एंटीसिपेटेड डिस्चार्ज है और उसी हिसाब से आप अपने घर में तैयारी करें। जिस भी रूम में आप घर में बच्चे को रखना चाहते हैं उस रूम की पहले से सफाई करके रखें। उस रूम में जो भी एक्सेस फर्नीचर्स, कारपेट्स या ऐसा कोई भी सामान जो यूज़ का नहीं है उसको वहाँ से बाहर निकालें, क्योंकि जो भी एक्सेस सामान घर में रहेगा वो डस्ट कैच करेगा और उससे बच्चों को इन्फेक्शन होने की चांसेस रहेंगी। जो भी उसके कमरे में कर्टन्स हैं या कवर्स हैं उन सबको वॉश करके यूज़ करें या ड्राई क्लीन करवा लें। कोई भी आदमी जो स्मोक करता है वो उस रूम में नहीं आए। कोई भी धुआं अगरबत्ती इस रूम में नहीं होगी। कोई भी पेट्स अगर आपके घर में है तो आप उसको चेन करके रखें। प्रेफरेबली एक ऐसा रूम यूज़ करें जिसमें अटैच्ड वॉशरूम हो, ताकि आपको बार बार अंदर बाहर नहीं जाना पड़े। एक अपने जो बच्चे के केयर करने के लिए जितने भी केयर गिवर्स हैं उनको डेडिकेट करें और कोशिश करें कि केवल लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल ही उस बच्चे को हाथ लगाएं। कोई बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग या सोशल फंक्शन ना करें। अगर घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई खांसी है, जुकाम है या कोई भी इन्फेक्शन है तो वो बच्चे से दूर रहे या मास्क का यूज़ करें। बच्चे को टच करने से पहले हैंड वॉश करें और प्रेफरेबली सैनिटाइज़र्स यूज़ करें। जिस कमरे में बच्चा है उस कमरे में डाइनिंग ना करें, खाना दूसरे कमरे में खाएं। अगर उस कमरे की सफाई करनी है तो कोशिश करें कि वेट मॉपिंग हो, ड्राई डस्टिंग ना हो, क्योंकि धूल उड़ने से बच्चे को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने की चांसेस रहती हैं। अगर झाड़ू लगाना ज़रूरी है तो बच्चे को बाहर निकाल के फिर ड्राई डस्टिंग करके और फिर बच्चे को वापस लेके आएँ। अपने डॉक्टर से हमेशा कांटेक्ट में रहें। एक इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर जो आपको दिया जा रहा है वो आप हमेशा स्टैंड बाई पे रखें। टाइम टू टाइम बच्चे की फॉलोअप विज़िट्स अपने डॉक्टर के साथ शेड्यूल करें और जैसे जैसे आपने डॉक्टर ने आपको मेडिकल एडवाइजेस दी हैं वो टाइम टू टाइम फॉलो करें। सो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपका बच्चा एक अच्छा ग्रो करेगा और आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। सो अक्सर वी आर आस्क्ड अबाउट दिस क्वेश्चन ऑल्सो दैट जब भी किसी पेरेंट के प्रीमेच्योर बच्चा होता है तो वो बहुत ज़्यादा अप्रीहेंसिव होते हैं कि सर ऐसे बच्चे आगे चल के इनको कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं क्या। So the answer is very simple कि yes, theoretically there are few complications that can happen when the baby grows older, but then that's not a rule कि ये complications सब बच्चों में होंगे। ये complications होने या ना होने की possibility वक्त के साथ ही पता चलती है। यूजुअली जब आपका बच्चा NICU में रहता है, जब अपने प्रीमेच्योरिटी के दौरान वो NICU में स्टे करता है और उसका ट्रीटमेंट होता है तो अधिकतर कॉम्प्लिकेशंस उसी समय हो जाते हैं और उनका मैनेजमेंट उसी समय हो जाता है। कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जैसे बच्चे की आई टेस्टिंग होती है, ईयर टेस्टिंग होती है, ब्रेन टेस्टिंग होती है, वो बच्चे के बड़े होने के साथ साथ होती है। मगर ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या नहीं आते ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे का NICU कोर्स कैसा रहा। अगर बच्चे को स्टार्टिंग के दौरान कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ता है या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं या बच्चे का बहुत स्टॉर्मी न्यूनेटल कोर्स होता है तो थोड़ी सी चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस आने की। But again, let me tell you, each and every complication is manageable because of medical science is quite advanced and ऐसे कोई डरने की बात नहीं है and each and every complication can be well taken care of.